तो हम लोग स्नोफ्लैक टू S3 ट्राई करते हैं यूजिंग ग्लू। हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हम लोग ट्राई करेंगे, है ना। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैं अब इसके लिए आपको पता है मुझे क्या चाहिए, स्नोफ्लैक का अकाउंट चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्नोफ्लैक में आपको पता है साइन अप करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, हालांकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है स्नोफ्लैक में। ठीक है, फिर पे मैं यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ। स्नोफ्लैक फ्री ट्रायल अकाउंट गूगल पे सर्च करूँगा मैं स्नोफ्लैक। ठीक है, ये 30 डेज का फ्री ट्रायल अकाउंट देता है हमें। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग फर्स्ट लिंक पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये हमसे बेसिक डिटेल पूछता है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल फिल कर दूंगा। ओके, ठीक है, देखते हैं फिल करके। वर्क ईमेल में मैं नॉर्मल अपनी जीमेल आईडी दे सकता हूँ। ठीक है, @gmail.com। ठीक है, और फॉर देखो कंपनी इज कंसिडरिंग आई एम ए स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग स्नोफ्लैक, ये बेसिकली हम लोग ये फिल कर देंगे नॉर्मल फॉर्म। और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, है ना। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स पूछेगा मुझे कि स्कूल नेम, लेट्स, ठीक है, तो बाबा स्कूल का नाम। ठीक है, टी स्पार्क डाल देता हूँ मैं। फिर हम लोग इंटरप्राइजेस वर्जन को यूज़ करेंगे, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, स्टैंडर्ड 90 टाइम ट्रेवल। ठीक है, इसी को यूज़ करते हैं हम लोग, डिफ़ॉल्ट वाला। और इसमें से AWS की सर्विसेज पिक कर लेते हैं हम लोग। और रीजन में हम लोग कौन सा पिक कर ले। ठीक है, यहाँ से एशिया पैसिफिक हो गया, US वाला कहाँ गया। हाँ, ये ओयो ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और तो कोई कि नॉर्थ वर्जीनिया पे है क्या। हाँ, US ईस्ट भी है। ठीक है, और आई एम स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्किप स्किप करते जाता हूँ। ठीक है, सेटिंग अप योर अकाउंट दिखा रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि सर, हमने जो 2 रीज़न्स सिलेक्ट किए हैं तो उसी पे ही हम काम कर पाएँगे या फिर बाद में हम चेंज कर सकते हैं? ऐसा कुछ? नहीं, रीजन देखो, रीजन को चेंज यहाँ पे तो हम लोग जो पिक किए हैं वही में हम लोग काम कर पाएंगे, है ना। इसमें AWS ओके। में हम लोग हमारे हिसाब से रख सकते हैं ना, क्योंकि जब अकाउंट बनाते समय सेटअप करना पड़ता है कि आप किस रीजन में अपना डेटा रखना चाहते हो। ठीक है, तो रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी बार बार रीजन चेंज नहीं करती कि आज इस रीजन में कर लिए कल उस रीजन में। एक फिक्स्ड उनका रीजन रहता है कि इस पर्टिकुलर रीजन पे काम करना है। फिर वो प्रॉपर उनके पूरे प्रोजेक्ट उसी रीजन पे होते हैं। फाइन। ठीक है, तो ये मैंने ये मेल मुझे अपनी ईमेल पे मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे जीमेल पे। ये वाला जीमेल मेरा ओपन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, चाहिए ओपन तो है। ठीक है, इसी पे चलते हैं। जस्ट वेट, जीमेल पे चलते, क्लिक करते हैं। तो सर हम जो ये सिलेक्ट किए हैं रीज़न की 30 डेज़ के लिए इसी पे ही कर पाएँगे काम, राइट? 30 डेज हम लोगों को फ्री टियर अकाउंट मिला है, मतलब आप फ्री में 30 दिन तक काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। फ्री टियर समझते हैं ना, मतलब जस्ट प्रैक्टिस पर्पज से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, 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 ओके। हुँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है यूज़र नेम बनाने के लिए मुझे। ठीक है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो यूज़र नेम मैं बना लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड भी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर का बोल रहा होना चाहिए। तो लेट्स से कितने कैरेक्टर का, 14 कैरेक्टर का। ठीक है, तो इसको बनाता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल पासवर्ड बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो टी स्पार्क। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाद में मैं ये पासवर्ड को रिवोक कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, है ना।
प्रैक्टिस पर्पज से हम लोग इसको बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हैश। ठीक है, ये पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे चलते हैं पासवर्ड पे और ये कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं और गेट स्टार्टेड करते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा मेरे लिए स्टार्ट कर देगा। यूज़र नेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया ये मेरे लिए कंसोल ओपन कर देगा और इसको स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ ना। ये मेरा एक नॉर्मल, इनने क्या कर दिया, स्नोफ्लाइक अकाउंट बना दिया। जैसे हम लोग AWS का अकाउंट बनाते हैं फ्री टियर में, वैसे ही हम लोग स्नोफ्लाइक में अकाउंट बना सकते हैं ना। अब ये स्नोफ्लाइक में मुझे देखो ये 30 डेज की फ्री टियर लिमिट मिली है ना। ठीक है, मतलब $400 तक हम लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस पर्पज से हम लोग ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो मेरा अकाउंट रेडी हो गया है। जैसे मैं जीमेल पे आता हूँ तो आई थिंक इनने मुझे एक और ईमेल भेजा होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो, ये भेजा इनने और ये देखो यूआरएल भी दी हुई है ना। तो देखो ये डेडिकेटेड यूआरएल, इसी का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस यूआरएल का हम लोग लॉगिन वगैरह करना रहेगा, तो ये वाली यूआरएल हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो मेरा अकाउंट बन गया फाइन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखो फर्स्ट टाइम में जैसे मैंने बताया था, एक जैसे हम लोग डेटाबेस का सर्वर होता है ना हमारा, तो ये भी एक प्रकार का सर्वर है स्नोफ्लेक भी, है ना। एक डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस है स्नोफ्लेक, है ना। तो जैसे डेटाबेस का सर्वर होता है, हमारे रेडशिफ्ट का सर्वर होता है, ये भी एक प्रकार का सर्वर ही है ना। तो ये थर्ड पार्टी टूल है, ये AWS का नहीं है, बाहर का है। हम लोग इसको प्रैक्टिस पर्पज से हम लोग यूज़ करते हैं ना। अब देखो किसी कंपनी में हम लोग काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। कैटलॉग पे चलते हैं, यहाँ देखो कैटलॉग पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। देखो ये देखो, अभी किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे उनका एक डेटाबेस होता है ना। यहाँ पे जो डेटाबेस दिख रहा है डिफ़ॉल्ट वाला है, फाइन। तो हम लोग किसी कंपनी में काम करेंगे तो उनके पास बहुत सारा डेटा रहेगा, हम लोग डायरेक्ट उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं ना। और जो डेटा पर्टिकुलर हमें माइग्रेट करना होगा वो हम आराम से माइग्रेट कर सकते हैं ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डेटाबेस पे। अब क्योंकि हमारी खुद की कंपनी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें सीखने के लिए यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, उस टेबल को माइग्रेट करेंगे S3 बकेट में, है ना। ट्राई करेंगे उसको। तो हम लोग सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ डेटाबेस का टी स्पार्क DB, फाइन। ये मेरा डेटाबेस का नाम हो गया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये क्रिएट हो गया। तो मेरे लिए ये डेटाबेस बना देगा, ये देखो टी स्पार्क DB। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर मुझे स्कीमा बनाने पड़ेंगे, है ना। अभी एक पब्लिक स्कीमा इसका भी यूज़ कर सकते हैं ना। मैं क्या करता हूँ, अपना एक खुद का स्कीमा क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ DBO सिंपल, है ना। और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो टी स्पार्क डेटाबेस के अंदर एक मेरा क्या बन गया, यहाँ पे DBO स्कीमा बन गया। अब इसके अंदर मैं टेबल बना सकता हूँ या डायरेक्ट कोई टेबल हो तो लोड भी कर सकता हूँ। तो जैसे हम लोग नॉर्मल सीक्वल में क्या करते हैं, क्वेरीज वगैरह चलाते हैं ना, यहाँ पे भी हम लोग क्वेरीज वगैरह चला सकते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ अभी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो मैं हमारा डेटा डायरेक्टली लोड करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, टेबल। देखो ये टेबल, है ना। सिलेक्ट स्टैंडर्ड फ्रॉम फाइल एक्सटर्नल, है ना। तो मैं फ्रॉम फाइल करता हूँ ना और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास आई थिंक कोविड वाली फाइल होनी चाहिए, डाउनलोड पे चलता हूँ मैं और ये रही कोविड-19 वाली फाइल और इसको मैं ओपन करता हूँ। देखो ये क्या करेगा, कोविड-19 फाइल है, ये टेबल बना लेगा। क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे हम लोग और टेबल का नाम देना, तो मैं सिंपल नाम दे देता हूँ इसका कोविड, फाइन। इसको C को स्मॉल ही रख देता हूँ यहाँ पे कोविड और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। फिर ये देखो ये पूरी फाइल लोड हो गई, देखो कोविड-19 CSV। अब आते हैं यहाँ पे एक नया UI ओपन होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखो कॉलम के नाम बताने लगा यहाँ पे, देखो टाइम, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आ गई हमारी, नंबर, ओके फाइन, ये सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डिलिमिटेड CSV फाइल फॉर्मेट है। तो ये कई सारे फाइल फॉर्मेट, कई बार इंटरव्यू में पूछता है कौन कौन से फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। जेसन, पार्क्वेट, एवरो, ORC, ये सारे फाइल फॉर्मेट होते हैं हमारे।
फिर आते हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लोड पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे लोड पे क्लिक करूंगा मैं, और ये मेरी टेबल यहाँ पे लोड हो जाएगी, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैनुअली लोड कर रहे हैं यहाँ पे टेबल, लेकिन जब हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमें ऑलरेडी डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे जनरेट सीक्वल फ्रॉम टेबल, ओके, ये देखो ये क्वेरी है, इसका सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी है ना, जैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये क्वेरी आपको रन करके दिखाता हूँ। लिमिट 10 लगाए तो 10 रिकॉर्ड फेच करेगा ये देखो हमारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो आसान भाषा में मैं आपको कहूँ, अब मेरे पास क्या है, ये जो डेटाबेस, ये सॉरी स्नोफ्लैक है, इसमें मेरे पास अब डेटा आ गया है स्नोफ्लैक अकाउंट में, है ना। और आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, ऐसा इसमें लिखा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, ये डेटाबेस का नाम, स्कीमा का नाम और टेबल का नाम, ये इस फॉर्मेट में है। इसको भी ऊपर ले जाता हूँ मैं, ठीक है। लिमिट 10 भी एक ही लाइन में कर देते हैं, कोविड, और ये लिमिट 10, और लिमिट 10 की जगह मैं 12 कर देता हूँ और रन करके दिखाता हूँ आपको। और ये क्वेरी चला देते हैं हम लोग यहाँ पे। कहाँ पे गड़बड़ हो गया बाबा, हाँ डबल कोड हट गया, ठीक है। इसको रन करते हैं। ये देखो, और देखोगे ये 12 रिकॉर्ड आ चुके हैं मेरे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ से डेटा को फेच करना है और S3 में डंप कराना है यूजिंग AWS ग्लू। तो मैं चलता हूँ अपने कंसोल पे, और सबसे पहले मैं यहाँ ओपन करता हूँ ग्लू, है ना, क्योंकि ग्लू का यूज़ करेंगे हम लोग माइग्रेट कराने के लिए। तो हम लोग, मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। सोर्स है स्नोफ्लैक, टारगेट है S3, और किसके द्वारा कर रहे हैं हम लोग, ग्लू के हेल्प से। ओके फाइन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हम मेरे पास कई सारे ऑप्शंस है ना। तो मैं विजुअल ETL का भी यूज़ कर सकता हूँ और मैनुअली स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अभी हम लोग विजुअल का यूज़ करेंगे ना। इस पे क्लिक करता हूँ, विजुअल ETL पे। ओके, ये विजुअल ETL लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करूंगा, है ना। तो सोर्स मेरा आपको पता है स्नोफ्लैक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्नोफ्लैक में हम लोग यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं रीड डेटा के लिए, और टारगेट राइट, रीड राइट दोनों करा सकते हैं। मुझे भी रीड करना है, तो सोर्स में स्नोफ्लैक सेलेक्ट कर लिया मुझे। यदि मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना होता, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन में कोई स्कीमा डेटा टाइप चेंज करना होता, कोई सीक्वल क्वेरी लिखनी होती, है ना, तो मैं क्या करता, इस ऑप्शन का यूज़ करता। लेकिन मैं डायरेक्टली रॉ डेटा को मुझे कुछ नहीं करना, सीधे माइग्रेट करना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना मुझे, है ना। बाद में करूँगा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। तो मैं टारगेट यहाँ से S3 पिक कर लेता हूँ। अभी ये हो गया मेरा सोर्स और टारगेट। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं मेरा सोर्स भी है, टारगेट भी है। अब मैं स्नोफ्लैक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको डाउन करता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कनेक्शन, ये देखो स्नोफ्लैक के लिए एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा मेरे पास कि बाबा क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, आप यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इसको बनाने का। तो होस्ट नेम, है ना, तो होस्ट नेम में क्या करते हैं हम लोग, ये वाली जो URL है, ये वाली एज अ होस्ट नेम डालते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे, फाइन, ये डाले हमने। ओके, पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर तो नहीं है, तो गूगल करके देख लेते हैं हम लोग, स्नो फ्लैग पोर्ट नंबर, ठीक है 443 बोल रहा है ये बेसिकली, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लू में चलते हैं, ग्लू अकाउंट में विजुअल पे, और यहाँ पे 443 यहाँ पे पोर्ट नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी सारे ऑप्शंस जो है, डेटाबेस का नाम, ये सारे ऑप्शनल है, वेयर हाउस का नाम, JDBC पैरामीटर, ये सारे हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है। आपको कोई ग्लू सर्विस रोल अटैच करना पड़ेगा जिसको परमिशन हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कोई रोल दे दे या फिर रहने दे, देना तो पड़ेगा।
तो एक रोल बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट टैब करते हैं, रोल कैसे बनाते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे चलते हैं। रोल के लिए हमें IAM एक सर्विस है AWS की, उसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही मैं IAM पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास IAM का डैशबोर्ड या कंसोल खुल के आ जाएगा। फिर मैं यहाँ रोल पे क्लिक करूँगा, देन क्रिएट रोल पे। फिर मैं यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करूँगा, किसके लिए रोल बना रहा हूँ। तो मैं बताऊँगा बाबा मैं ग्लू के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ से मुझे बेसिकली परमिशन चाहिए होगी, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक S3 में डेटा रीड राइट कराना है, तो S3 का फुल एक्सेस ले लेता हूँ। फिर मुझे ग्लू सर्विस रोल चाहिए क्योंकि ग्लू का यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो AWS ग्लू का सर्विस रोल ले लूँगा। और कोई लॉक्स वॉक्स के लिए मैं क्लाउड वॉच का फुल एक्सेस ले लेता हूँ, क्लाउड वॉच फुल एक्सेस। तो ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्लाउड वॉच फुल एक्सेस, ओके। और नेक्स्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्नोफ्लैक 2 S3 रोल, सिंपल सा नाम दे देता हूँ मैं। और नीचे आते हैं हम लोग, क्रिएट कर लेते हैं इसको, रोल को। अब हम वापस हम लोग विजुअल पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो मेरा जो रोल मैंने बनाया है वो मुझे शो होने लगेगा। तो नीचे आते हैं, है ना, स्नोफ्लैक 2 S3, है ना। अच्छा, हम कोई भी नया प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें कई सारी एरर्स आती है ना, तो एरर्स आती है तो बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं। ये नहीं कि हम परेशान हो रहे हैं कि भाई ये एरर क्यों आ गई। बेसिकली एरर से ही हम लोग सीखते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आप सीधे सीधे कर लोगे तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में गए तो स्नोफ्लैक का ही आपको सोर्स मिलेगा, हो सकता है कोई और सोर्स मिले, हो सकता है आपने प्रीवियस में पहले कभी काम ना किया हो। तो उस केस में हमें नए नए सोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए ना। फिर मैं ऑथेंटिकेशन टाइप्स चूज करते हैं हम लोग, तो की पेयर और बेसिक, तो बेसिक सिलेक्ट करते हैं हम लोग। ओके, सिलेक्ट सीक्रेट फ्रॉम ARN, ओके। अच्छा, अब देखो ये बोल रहा है कि बाबा स्नोफ्लाइक रिक्वायर द फॉलोइंग की सेटअप इन द सिलेक्टेड सीक्रेट फ्रॉम AWS सीक्रेट मैनेजर। अच्छा, एक और चीज समझो आप, यदि हम सीक्रेट में डिटेल रखते हैं और हम चाहते हैं कि ग्लू हमारे सीक्रेट को रीड कर पाए, उसके लिए हमें सीक्रेट मैनेजर का एक्सेस भी देना पड़ेगा, है ना। तो मैं दोनों चीज करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट टैप करता हूँ, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, सीक्रेट मैनेजर में सीक्रेट हमारे स्टोर करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, जैसे मैंने ये सीक्रेट बनाया यहाँ पे, है ना, ये जो भी डिटेल्स मैंने रखी है, तो ये हम लोग किसी ना किसी जगह स्टोर करके रखते हैं। तो AWS में पासवर्ड स्टोर करने के लिए एक सर्विस है सीक्रेट मैनेजर। ये रही सीक्रेट मैनेजर, ये वाली, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। तो इसमें क्यों रखते हैं, आप पूछोगे क्यों इसमें रखते हैं। देखो जनरली क्या होता है, सपोज करो मैंने किसी डेटाबेस को क्रिएट किया, है ना, और मैं सपोज करो, ऐसा जरूरी थोड़ी कि मैं जीवन भर उसी कंपनी में काम करूंगा। हो सकता है मैं दूसरी कंपनी स्विच करूँ, तो फिर क्रेडेंशियल यदि कहीं स्टोर नहीं करेंगे हम किसी AWS अकाउंट में या पर्टिकुलर किसी जगह पे जहाँ से सब लोग एक्सेस कर पाए, तो फिर तो क्रेडेंशियल हमारे पता ही नहीं चल पाएंगे। कोई नया पर्सन आएगा डेटाबेस से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो क्रेडेंशियल है, सपोज करो मैं यहाँ रखूंगा, कोई भी आदमी सपोज करो किसी थर्ड आदमी को मिल जाए तो वो आसानी से चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली ऐसे नहीं रखते, सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो स्टोर सीक्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे देखो फिर से दिखाता हूँ कैसे, कहाँ पे क्लिक करते हैं, स्टोर अ न्यू सीक्रेट पे क्लिक करेंगे, फिर अदर टाइप ऑफ सीक्रेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आती है, की वैल्यू, है ना, तो मैं की वैल्यू से करके दिखाता हूँ कैसे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे विजुअल पे आपको क्लियरली दिखा रहा है कि भाई एक यूजर नेम ले लो आप, है ना। तो मैं की में यूजर नेम ले लूंगा, ये देखो एक की ले लिया। फिर एक और ऐड कर देता हूँ मैं, अगले की में ले लेता हूँ मैं पासवर्ड। ये दो चीजें पूछ रहा है तो मैं सिर्फ दो ही चीजें इसको दूंगा जो रिक्वायर्ड है। ये रही मेरी यूजर नेम पासवर्ड। अब इनकी वैल्यू दे देते राइट हैंड साइड में। तो यूजर नेम पे आपको पता था, ये यूजर नेम है मेरा यहाँ पे, तो यूजर नेम यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और पासवर्ड, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी बड़ा सा बनाया था। और यहाँ पे वापस चलते हैं हमारे कंसोल पे, ये पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कोई आगे पीछे कोई स्पेस तो नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं अगेन। फिर यहाँ पे दे देंगे हम लोग स्नोफ्लैक क्रेडेंशियल की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा स्नोफ्लैक सीक्रेट। फाइन, सीक्रेट मतलब उसके क्रेडेंशियल। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन होता है कि पासवर्ड हमारे ऑटोमेटिक रोटेट होते रहे। तो हम लोग ये क्या करेंगे, टाइम सेलेक्ट कर दोगे आप कि भाई हर मंथ में पासवर्ड चेंज हो जाए, रोटेट हो जाए। या सपोज करो आप डेली बेसिस पे करना चाहते हो, है ना, कि भाई 5 दिन में 4 दिन में हो जाए, तो आप पासवर्ड यहाँ रोटेशन क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक पासवर्ड थोड़े टाइम के बाद रोटेट होके चेंज होके इसी सीक्रेट पे स्टोर हो जाएगा। तो सपोज करो किसी नए बंदे ने पासवर्ड बनाया भी होगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना। तो AWS अपने साइड से पासवर्ड का रोटेशन करते रहेगा। तो उससे क्या होती है, बार बार पासवर्ड चेंज करने से, सपोज करो कोई पासवर्ड किसी डेवलपर के पास चले गए तो हर थोड़े टाइम बाद ये चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। उस डेवलपर ने कंपनी छोड़ दी तो उसको नए पासवर्ड पता नहीं चलेंगे, है ना। और प्रोडक्शन में क्या होता है, टाइम टू टाइम जनरली क्या होता है, पासवर्ड को हम लोग 60 डेज या 90 डेज का ड्यूरेशन होता है, पासवर्ड चेंज करते रहते हैं ना। कई जगह मंथली भी करते रहते हैं, तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। फाइन, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग तो ऑटोमेटिक रोटेशन क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपल हम लोग क्रेडेंशियल बना रहे हैं और ये स्टोर पे क्लिक कर दूंगा। फाइन, अब ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अभी दिख नहीं रहा है, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरा स्नोफ्लैक सीक्रेट यहाँ दिखने लगा। तो अब ध्यान से देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे सीक्रेट का नाम पूछ रहा है, अभी पोस्ट के वाला है तो रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी एक ही दिख रहा है ना, रिफ्रेश करते हैं हम लोग और ये देखो स्नोफ्लैक सीक्रेट आ गया। फाइन, ये हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्लू को परमिशन देनी पड़ेगी। तो रोल पे चलते हैं हम लोग, रोल पे, और जो रोल हमने बनाए हैं सर्च करते हैं उसको। तो इसको मैं, देखो यहाँ पे ये स्नोफ्लैक 2 S3 वाला रोल है हमारा अभी बनाए। इसको ओपन करते हैं और इसको परमिशन दे देंगे हम लोग। तो ऐड परमिशन पे क्लिक करेंगे, अटैच पॉलिसी पे चलेंगे और इसको क्या करेंगे, सीक्रेट मैनेजर। तो सीक्रेट टाइप करते हैं हम लोग, सीक्रेट। ठीक है, ये देखो सीक्रेट मैनेजर का रीड राइट वाला एक्सेस है, देखो ये दे देता हूँ मैं। और ऐड परमिशंस पे क्लिक करते हैं हम लोग, ये हमने रीड राइट की परमिशंस यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम वापस से चलते हैं यहाँ पे, ये कनेक्शंस हो गया हमारा, परमिशन भी दे दी हम लोग। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें नेटवर्क ऑप्शन का एक और ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरनल AWS के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, बाहर के चीज़ों के लिए हम उसको अवॉइड करते हैं ना, ऑप्शनल है ना। VPC डिफ़ॉल्ट कुछ पिक करना है हमें, सबनेट वगैरह लेना है तो हम लोग ले सकते हैं। तो अभी इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, कोई एरर आएगी तो फिर हम लोग ट्रबल शूट भली बात में कर लेंगे ना। और ये क्रिएट कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे लिए क्या करेगा, कनेक्शन बना देगा। फाइन, तो ये ऑथेंटिकेशन टाइप में मैंने बेसिक सेलेक्ट किया था, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे पास कुछ विजुअल पे टिक आ रहा है, तो इस पे आता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जॉब डिटेल्स पे चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग, यहाँ पे ग्लू जॉब का नाम है ना, तो यहाँ पे ग्लू जॉब का नाम भी प्रॉपर मैं दे देता हूँ, स्नोफ्लैक 2 S3 डेटा रीड। ठीक है, या सिंपल S3 ग्लू जॉब सर कर देते वो हैं। जॉब सेव नहीं हुई है क्या? वो एक्शन के साइड में एक सिंबल आ रहा है, जॉब हैव नॉट बीन सेव्ड ऐसा। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको हर चीज़ें बताऊंगा। ये कोई नई चीज़ नहीं, पहला प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। सारी डिटेल्स हम लोग अपडेट करने के बाद ही चीज़ों को सेव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ग्लू का कौन सा IM यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्लू जॉब का नाम दे दिया मैंने S3 में, स्नोफ्लैक 2 S3 ग्लू जॉब। फिर आते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें में। तो यहाँ पे वर्जन, हम लोग वर्कर टाइप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ ना। फिर हम लोग नीचे आते हैं, नंबर ऑफ रिट्राइज, इसको कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ मैं क्या करूँगा, एक ही चीज़ में यहाँ पे चेंज करूँगा, मैक्सिमम कॉन्करेंसी 5। एट ए टाइम पे सेम ग्लू जॉब को 5 लोग या 5 बार में रन कर सकता हूँ, सिंपल आसान भाषा में कहे। अब मैं क्या करता हूँ, अभी जॉब को सेव नहीं करूँगा, अभी मैं विजुअल पे जाऊँगा क्योंकि मेरा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो स्नोफ्लैक ये क्लिक करूँगा, है ना, और भी डिटेल्स मेरी फिल करने की रह गई। अब देखो यहाँ पे देखो कनेक्शंस तो बन गया, है ना। अभी पूछ रहा सोर्स, सिंगल टेबल या
कोई कस्टम क्वेरी लिखना चाहते तो हम लोग सिंगल टेबल पिक करेंगे। अब डेटाबेस का है ना, तो डेटाबेस का नाम दे देंगे। तो हमारे पास, आपको बताया था मैंने एक डेटाबेस बनाया था, और क्वेरी में भी डेटाबेस का यूज़ किया था, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेरी जो है, ये देखो, ये मेरा डेटाबेस है। कॉपी करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया। फिर ये पूछ रहा है मेरे को स्कीमा, तो डीबीओ नाम दे देते हैं हम लोग प्रॉपर, ये डीबीओ। फिर ये टेबल पूछ रहा है, तो मैं अगेन टेबल का नाम कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ टेबल का नाम दे देंगे। ओके, अब देखो ये ग्रीन टिक आ गया, मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया यहाँ से, है ना। स्नोफ्लैक से हम लोग कनेक्ट कर कर चुके हैं ना। ये ग्रीन टिक का मतलब ये होता है, मतलब हमारी डिटेल सब कुछ सही है। फिर हम लोग आते हैं, है ना, कनेक्शन का मतलब ग्रीन टिक होता है। फिर इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब S3 में डेटा कहाँ डंप कराना है, ये मेरे पास यहाँ पे, हाँ सर इसको छोटा करते हैं, ठीक है। अब S3 पे क्लिक करता हूँ मैं, है ना। अब S3 की डिटेल मुझे टाइप करनी है कि भाई हमें, तो मैं क्या करता हूँ S3 पे मैं एक बकेट डिसाइड कर लेता हूँ सबसे पहले ना। तो किस बकेट में स्टोर कराना, उसके लिए मुझे बकेट बनानी पड़ेगी। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास बकेट है या नहीं है ना। हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया पे काम कर रहे हैं, ध्यान से देख सकते हो। क्लू जॉब भी मैंने इसी रीजन पे बनाई है, ये देखो नॉर्थ वर्जीनिया पे। तो मैं क्या करूँगा, AWS पे जाऊँगा, S3 पे। देखो S3 बकेट, ये स्टोरेज बकेट होती है। जैसे हमारी कंप्यूटर में C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, अलग अलग ड्राइव होती है, बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क। वैसे ही हम लोग क्लाउड में स्टोर करने के लिए S3 बकेट का यूज़ करते हैं। फाइन, लेकिन हमारी हार्ड डिस्क की लिमिट होती है पर्टिकुलर, है ना। और हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मिलेगा नहीं, हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे S3 बकेट में डेटा हमारा एक से ज़्यादा अधिक डेटा सेंटर पे स्टोर होता है, तो हम उसको आसानी से रिकवर भी कर सकते हैं डेटा को। फाइन, तो मैं एक बकेट बना लेता हूँ यहाँ पे ना, इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग स्नो फ्लैग, ठीक है, स्नो, ठीक है, FLLKE, सॉरी फ्लैग है ना, ये नहीं आएगा, स्नो फ्लैग, फिर हाइफन, फिर टी स्पार्क नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। स्नो फ्लैग टी स्पार्क S3 बकेट, ठीक है, ऐसे नाम दे देते हैं हम लोग। या बकेट भी नाम देना तो हम लोग बकेट भी दे सकते हैं। ओके फाइन, देखते हैं। अब बकेट का नेम यूनिक होना चाहिए ना, कि एक बकेट जो नाम है, हमने इस नाम से यदि बकेट बना ली तो पूरे AWS अकाउंट के अंदर इस नाम से कोई भी दूसरा पर्सन बकेट नहीं बना पाएगा, है ना। ठीक है, और यदि इस नाम से पहले से बकेट होगी तो हम भी नहीं बना पाएंगे, है ना। ये कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है। फाइन, अब नीचे आते हैं हम लोग, क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने दूंगा। बकेट क्रिएट करते हैं, यदि सब कुछ ठीक होगा तो ये बकेट बन जाएगी मेरी। ओके, ये देखो ये बन गई बकेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट फोल्डर, और उसका नाम दे देता हूँ रॉ डेटा, है ना। जस्ट हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो रॉ डेटा, ये मेरा फोल्डर हो गया। अब मैं यहाँ पे आके क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। इस फोल्डर में मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो फाइलें हैं वो यहाँ पे स्टोर हो, जो भी स्नोफ्लैक का डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और नीचे आते हैं, अमेजन S3 में कनेक्शन कहाँ से पेरेंट डेटा आ रहा हमारा, पेरेंट नोड, पेरेंट स्नोफ्लैक, फिर किस फॉर्मेट में। तो जनरली क्या होता है, हम लोग पायरक्यूट फाइल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं ना। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं फाइल फॉर्मेट के, है ना। एक जेसन होता है, CSV होता है ना, टारगेट में एवरो होता है, ORC होता है, XML में होता है टेब्लू, हाइपर, पायरक्यूट, और आजकल डिजिटल लैक चलता है काफ़ी ज़्यादा, है ना। इसका मैं एडवांटेज बताऊंगा, पायरक्यूट से भी बेटर होता है डेल्टा लैक फाइल फॉर्मेट, है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल CSV में स्टोर कराते हैं ताकि हम डेटा को प्रॉपर रीड कर पाएँ। फाइन, अब ये CSV में हो गया। कंप्रेशन टाइप में आप कोई कंप्रेशन यूज़ करना चाहते हो तो ये है स्नैपी, ठीक है, GZAP, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई कंप्रेशन नहीं करना तो ये है। तो कंप्रेस बेसिकली चीज़ों को कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं।
मैं नन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बकेट ब्राउज करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख लेता हूँ, जो बकेट बनाई मैंने किधर गई। यहाँ पे बकेट पे आते हैं ना, ठीक है। और आप देखोगे, ये देखो कहाँ बकेट बनी है, देखो यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया पे। यहाँ पे देख भी सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे बकेट मेरी इसी रीजन पे है, तो मैं वापस जाता हूँ हमारे विजुअल ईटीएल पे और ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। और जो मेरी बकेट है, ये वाली बकेट पे डबल क्लिक करूँगा। सॉरी, ये फिर से ब्राउज करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। बकेट पे मैं एक क्लिक किया मैंने, हाँ। फिर इसको यहाँ पे चेकबॉक्स से इनेबल करूँगा और चूज पे क्लिक करूँगा। पाथ देख लेते हैं, हाँ ठीक है। देखो ऐसा आना चाहिए, रॉ डेटा के बाद ऑटोमेटिक फॉरवर्ड स्लैश आना चाहिए ना। तो ये आ गया मेरा। अब हम लोग आते हैं नीचे, ठीक है। तो ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। डेटा कैटलॉग अपडेट ऑप्शन, ठीक है। तो डू नॉट अपडेट द डेटा कैटलॉग, ठीक है, हम अपडेट नहीं करते हैं। ऑटो जनरेट फाइल, ठीक है, ठीक है। डेटा क्वालिटी चेक वेक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा, देखो यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो दोनों जगह ग्रीन टिक आ गया, मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे भी वो सब कुछ ठीक है ना। अब स्नोफ्लैक पे चलते हैं और एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, डेटा प्रीव्यू कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, ये देखो डेटा प्रीव्यू भी हमारा रेडी है, देखो 200 रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो सीरियल नंबर, है ना। ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू भी कर पा रहे हैं ना। तो ओके फाइन। अब विजुअल पे वापस आते हैं, ठीक है। देखो डेटा प्रीव्यू कर पाते हैं। अब देखो जॉब डिटेल्स में हमने सारी डिटेल सेव, मतलब हमने फिल कर दी, ठीक है। ग्लू का कोई वर्जन चाहिए हमें, है ना। पर्टिकुलर वर्जन भी चेंज करना है कि 4 और 5, तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ वर्कर कितने चाहिए हमें, 5 चाहिए तो 5 सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 5 वर्कर का मतलब होता है 4 सीपीयू और 16 GB रैम वाले हमारे पास कितने वर्कर होंगे, 5 होंगे, ठीक है। 5 मशीनें होगी। अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये वाला जो ऑप्शन आप बोल रहे थे हट जाएगा, तो सेव पे क्लिक करता हूँ। तो सेव तब करेंगे हम लोग जब सब कुछ हमारा चेंज हो जाएगा। देखो हमारी जॉब चेंज सक्सेसफुली हो गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन पे क्लिक करता हूँ। जॉब को रन करते हैं हम लोग, क्वेरी, है ना। रन पे क्लिक कर दिए और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको वॉच करते हैं कि हमारा जॉब यदि फेल होगी तो हम ट्रबल शूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जॉब मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये रनिंग दिखा रहा है। तो हम लोग इसका वेट करते हैं कंप्लीट होने का। तो देखो ये 12 सेकेंड हो चुके हैं। तो हम लोग प्रॉपर थोड़ी देर इसका वेट करेंगे, क्योंकि ग्लू जॉब को बेसिकली चलने में टाइम लगता है। ओके फाइन। दूसरा, हम लोग डेटा को, या हम लोग जो स्नोफ्लैक का डेटा है उसको हम लोग लैम्डा से भी रीड कर सकते हैं, है ना। लैम्डा में एपीआई लिखनी पड़ेगी, कोड होती है बेसिकली, कोड चैट जीपीटी करेंगे हम लोग। तो उसके थ्रू हमें कोड मिल जाएगा, उस कोड का हम लोग यूज़ करेंगे। हो सकता है इसको स्नोफ्लैक, क्योंकि देखो अभी क्या है, स्नोफ्लैक एक बाहर का डेटा सोर्स है। तो जितने भी बाहर के डेटा सोर्स होते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ कनेक्टर चाहिए होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ही आसान भाषा में समझाऊँ मैं आपको, जैसे एक बाहर का कंप्यूटर है ना। कोई दूसरे आपका फ्रेंड का कंप्यूटर है, और आप अपने कंप्यूटर में उसका डेटा चाहते हो, तो आप क्या करोगे, या तो वाईफाई का यूज़ करोगे, ब्लूटूथ का यूज़ करोगे, या कोई केबल का यूज़ करोगे उसको कनेक्ट करने के लिए। सिमिलरली स्नोफ्लैक क्या है, एक बाहर का डेटा सोर्स है। तो इससे कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कनेक्टर चाहिए होता है ना। तो हमारे यहाँ पे ग्लू में जो होता है, ग्लू में ऑलरेडी कनेक्टर होता है, हमारे पास इनबिल्ट कनेक्टर होता है जो एडब्ल्यूएस वालों ने बना के रखे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल में स्नोफ्लैक का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, है ना। अब कई सारे डेटा सोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास कनेक्टर नहीं होता, जिससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें या तो कोई लेयर या जिप फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है ना। ग्लू में भी, यहाँ पे ग्लू में आप आओगे जॉब डिटेल्स में, जैसे हमें कोई बाहर की चीज़ें है ना, उसका कनेक्टर हमारे पास नहीं है, तो हमें बाहर से उसको ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आओगे आप और नीचे यहाँ पे देखोगे, ठीक है। नीचे ये देखो, यहाँ पे ये पाइथन लाइब्रेरी जार फाइलें है ना। यहाँ पे हम उसकी डिटेल दे देते हैं। अब एक से ज़्यादा फाइलें होगी ना,
तो हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को S3 पे स्टोर करेंगे। देखो जो भी कनेक्टर होगा, फाइल होगी, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको S3 बकेट में स्टोर करेंगे। और देन हम लोग यहाँ पे पाथ दे देंगे, है ना। यदि 4 फाइलें हम लोग यूज कर रहे होंगे तो कॉमा कर करके 4 फाइलें दे देंगे। यदि 2 फाइलें यूज कर रहे होंगे, कॉमा कर करके 2 फाइलें हम लोग दे देंगे। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसका। ठीक है, कनेक्शन करने के लिए, है ना। यदि हम लोग लैम्डा यूज करते हैं, AWS लैम्डा सर्विस यूज करते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, लेयर का यूज करते हैं ना। और लेयर को हम लोग जिप फाइल फॉर्मेट में अपलोड करते हैं। तो यदि हम लोग लैम्डा के यूज करेंगे, AWS लैम्डा, तो उस केस में हम लोग लेयर्स का यूज करेंगे ना। तो आगे वाले प्रोजेक्ट में बताऊंगा, जब लैम्डा हम लोग यूज करेंगे कैसे लेयर बनाते हैं। देखो जॉब सक्सीड हो गई, है ना, मतलब हमारा डेटा जो हम चाह रहे थे वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो चेक करते हैं हम लोग S3 में डेटा आया कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं इसको सबसे पहले, और यहाँ पे रॉ डेटा पे क्लिक करते हैं। ये देखो, ये मेरी फाइल बन गई। फाइन, ये देखो, है ना। अब ये देखो, ये बहुत सारी फाइल बन रही है मेरे पास, है ना। अब कई बार आप चाहते हो कि बाबा ये फाइलें बहुत सारी फाइल ना बने, एक फाइल बने, है ना। तो उस केस में स्क्रिप्ट में हमें जो होती है, स्क्रिप्ट अभी विजुअल यूज किए थे हमने, देखो विजुअल पे ये क्या करता है, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बना देता है। आप देखोगे, ये देखो, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बना दिया है, देखो यहाँ पे। और ये ग्लू, राइट, डायनेमिक फ्रेम फ्रॉम ऑप्शंस, है ना, कनेक्शन टाइप S3, है ना, ये सारी चीजें आ गई। पार्टीशन की, देखो पार्टीशन की, तो इनने ऑटोमेटिक पार्टीशन कर दिया अपना। और ये सारी जो चीजें हैं इनने स्टोर कर दी। फाइन। अब मैं चाहता हूँ कि बाबा ये जो फाइल है एक ही फाइल बने। तो राइट कराते समय हम लोगों को उसको सही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल C करूँगा, और चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं हम लोग। सिर्फ कोलेज फंक्शन के यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो मैं बताऊंगा कोलेज, चैट जीपीटी करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। आई वांट ओनली सिंगल फाइल इन S3, नॉट मल्टीपल। ठीक है, मैं एक ही फाइल चाहता हूँ। और तो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखोगे ऑब्वियसली इनने कोलेज का यूज कर रहा होगा। तो दिखाता हूँ मैं, ये देखो डेटा फ्रेम में ये कोलेज फंक्शन, यही बता रहा था ना मैं, इसी का। ठीक है, ये बस यूज करेंगे हम लोग। और देखो इनने क्या किया, जो हमारा डेटा फ्रेम है 2DF में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर इसको इनने कोलेज करके यूज किया और ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पे इनने डायरेक्ट कर दिया। सिम मैं करता हूँ एनी सिंपल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट while writing in S3। तो ये बताएगा। अच्छा, सिंपलेस्ट स्क्रिप्ट, ये स्नोफ्लैक को, ठीक है, कोलेज ये यूज करना ही पड़ेगा इसको बोल रहा है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिक डेटा फ्रेम का यूज करते हैं हम लोग ना। तो डायनेमिक डेटा फ्रेम को सबसे पहले हम लोग 2DF करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, फिर कोलेज का यूज करेंगे ना। अगेन फिर इस डायनेमिक डेटा फ्रेम को हमें, जो हमारा डेटा फ्रेम है, सॉरी DF को अगेन डायनेमिक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, और इसी का यूज करेंगे हम लोड करते समय। मैं ये सिंपल स्क्रिप्ट जो है यूज कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ आते ग्लू में। अब देखो यहाँ पे नीचे कहाँ है, ये देखो ये मेरा क्रिएट डायनेमिक डेटा फ्रेम ये बना रहा है ना। तो इसके नीचे आता हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट स्क्रिप्ट करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही एडिट स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा ना, जो विजुअल वाला ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये दिख रहा है, विजुअल पे क्लिक करूंगा, देखो ये तुरंत आ गया, है ना। विजुअल पे ऐसा आ गया, है ना। अभी क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट लॉक्ड है, देखो स्क्रिप्ट ये लॉक्ड दिखा रहा है ना। अब इस स्क्रिप्ट को अनलॉक करूंगा मैं, तो ये विजुअल वाला जो हमारे ये दिख रहा है ना इंटरफेस, ये वाला ये खत्म हो जाएगा। दिखाता हूँ अभी, एडिट स्क्रिप्ट पे चलते हैं। ये देखो ये बता भी रहा है, अनलॉक करोगे तो आप विजुअल वाला मोड चला जाएगा। कंफर्म करता हूँ, ये देखो विजुअल चला गया, नहीं दिख रहा है यहाँ पे।
अब आते ही देखो ये पूरी स्क्रिप्ट बन गई हमारी प्रॉपर। ये एक प्रकार की एपीआई है, ये क्या है, कोड है, ऑटो जनरेटेड है। ये हमारे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका। ठीक है बाबा, ये स्नोफ्लैक है। ठीक है, ये डायनेमिक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वालिटी चेक वाली स्क्रिप्ट है ना। अब यहाँ पे मैं, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब चेंजेस कहाँ करने हैं वो देखते हैं हम लोग। फाइन, तो ये मेरा हो गया डायनेमिक डेटा फ्रेम इवेल्यूएट क्वालिटी। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। ओके, स्क्रिप्ट को जो कॉपी की थी मैंने यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं। इम्पोर्ट वाली लाइन को कंट्रोल एक्स करके ऊपर लिखता हूँ मैं। देखो इम्पोर्ट वाले को सब एक तरफ लिख देंगे, जो जो चीज़ें हम लोग को इम्पोर्ट करनी है ये इम्पोर्ट हो गया। फाइन। अच्छा, ये जो है ना स्क्रिप्ट, इसकी क्वालिटी वाली इतनी ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट क्वालिटी चेक है ना। हम चाहे तो इसको कमेंट भी कर सकते हैं। फाइन। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये जो स्क्रिप्ट है स्नोफ्लाइक, इसको डीएफ में कन्वर्ट कर रहा है कोलेस करके, फिर इसको डीवाईएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। फाइन, और ये सेम ही नाम है क्या। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डीवाईएफ में ना कन्वर्ट करके सेम ही नाम पे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग यहाँ कर रहे होंगे ना। ठीक है, या डीवाईएफ जो है मैं यहाँ लिखता हूँ डीवाईएफ, और इसका यूज़ हम लोग डीवाईएफ का शॉर्ट फॉर्म डायनेमिक डेटा फ्रेम, इसका हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये देखो इसको कमेंट करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये रॉ डेटा जो है ना, वो प्रॉपर स्टोर हो जाए, है ना। तो ठीक है, ये फाइल बना देगा, और मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। इस बार ट्राई करता हूँ, covid123.csv, ऐसे फाइल देता हूँ, इसको पाथ बना बताता हूँ, डॉट करता हूँ प्रॉपर। अब देखते हैं इस नाम से फाइल ही बनाता है या नहीं बनाता, है ना। ठीक है, मैं प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन दे दी यहाँ पे, और ट्राई करते कि रॉ डेटा फोल्डर के अंदर इस नाम से फाइल बना दे। फाइन, और इसको सेव करते हैं हम लोग, है ना। कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसको वापस से फिक्स करेंगे, है ना। ओके फाइन, ये जॉब सक्सेसफुल हो गई हमारी, सॉरी। अब इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो ये रन कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखोगे आप सेकेंड टाइम ये रनिंग स्टार्ट हो गया। तो हम लोग इसका कंप्लीट होने का वेट करते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग जब तक क्लास चलती है प्रॉपर माइक ऑफ रखा कीजिए। और देन जब क्लास खत्म हो जाती है तो मैं सभी से वैसे भी पूछता हूँ, कोई भी डाउट्स है आपको, तो फिर आप लोग वन बाय वन करके पूछ लिया कीजिए। तो आपको किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अच्छा, अब एक बार देखो बाहर के डेटा सोर्स से डेटा S3 में आ गया। अब हम लोग S3 से रेडशिफ्ट में भेजना है उसको, है ना। तो हम लोग इजीली भेज सकते हैं S3 टू रेडशिफ्ट, हमें ऑलरेडी माइग्रेशन आता है। यदि किसी डेटाबेस में भेजना है, PostgreSQL में डालना, तो S3 टू PostgreSQL में आप माइग्रेट कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें मैंने आपको पहले करा दी है ना। अब सोर्स सिस्टम से बाहर के जो सिस्टम है उससे डेटा को हम लोग कैसे लेके आ रहे हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे देख चुका है ना। और आप लोग देख भी सकते हैं S3 में पहले से फाइल आ गई थी, है ना। मल्टीपल फाइलें थी, आप डाउनलोड करके भी रिकॉर्ड देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ इसको डाउनलोड करके, किधर है। एक फाइल को डाउनलोड करते हैं, और ये देखो डाउनलोड हो गई फाइल। इसको ओपन करता हूँ मैं, ये फाइल है। और इसको हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करता हूँ। ये देखो, ये देखो पूरा डेटा आ गया। अब इनने क्या किया, पार्टीशन कर दिया, तो कुछ रिकॉर्ड इसमें होंगे। ये देखो, इसमें 977 रिकॉर्ड है। तो हर फाइल में लगभग लगभग इतने इतने मोटे मोटे रिकॉर्ड होंगे, कुछ 19-20 हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनने कितने पार्टीशन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिया ना। रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब ये देखो, ये covid123 मैंने सेलेक्ट किया था ना, ये देखो फोल्डर बना दिया उनने ना। जॉब सक्सीड हो गई होगी, देखते हैं हम लोग किधर है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो सक्सीड हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया था वहाँ पे, देखते हैं। ये covid123.csv नाम का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर उन्होंने फाइल डंप करा दी, देखो एक ही फाइल बना दी, है ना। और इसको मैं डाउनलोड करके देख लेता हूँ कि मेरा डेटा प्रॉपर है या नहीं है। तो इसको डाउनलोड करते हैं हम लोग, और इसको ओपन करते हैं,
और इसको राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, एडिट इन नोटपैड प्लस प्लस करूँगा। ये देखो, ये फर्स्ट वाला कॉलम का नाम आ गया और पूरा नीचे तक देखो, क्या आप नीचे तक ले जाता हूँ मैं। ये देखो कितने रिकॉर्ड है मेरे, देख सकते हैं हम लोग। ये देखो, है ना, ये लगभग इतने रिकॉर्ड है ना, 19513 के आसपास ये रिकॉर्ड है ना। फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो का एक्सक्लूड कर दें हम लोग, फर्स्ट रो कॉलम की है ना, तो इतने रिकॉर्ड है हमारे पास, है ना। 514 में से एक माइनस करते हैं और वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोर्स पे चलते हैं। सोर्स में देखते हैं कि हमारी रिकॉर्ड सोर्स से मैच कर रहा है कि नहीं। तो काउंट क्वेरी चलाएंगे हम लोग। तो किधर गए क्वेरी, यहाँ पे ये दिख रहा, यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। और ये लिमिट हटाता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। और काउंट स्टार करेंगे, ठीक है। और एस टोटल रिकॉर्ड है ना, तो टोटल रिकॉर्ड, और इसको मैं रन करता हूँ। काउंट की स्पेलिंग गलत है, फिर से रन करके देखते हैं। ये देखो 19,513 है, और आप देखोगे यहाँ पे ये 513 रिकॉर्ड है, क्योंकि फर्स्ट वाला कॉलम भी इन्हें फैच किया। देखो, ये देखो कॉलम है, तो इसको फर्स्ट वाले रो को यदि हटा दे तो पूरे रिकॉर्ड हमारे रॉ डेटा, मतलब हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, एज इट इज डेटा कॉपी कर लिया हमने, है ना। अब आप आसानी से इसको S3 से डायरेक्टली, आपको रेडशिफ्ट में लोड करना है तो आप आसानी से लोड कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को भी डाउट हो कुछ भी पूरी स्टेप में। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने स्नोफ्लैक में अकाउंट बनाया, है ना, S3 बकेट बनाई, है ना, एक फोल्डर बनाया, सीक्रेट को हमने प्रॉपर स्टोर किया सीक्रेट मैनेजर में, है ना, ग्लू के लिए प्रॉपर परमिशन के लिए IAM रोल बनाया, है ना। और सब कुछ करते हुए हमने एक सक्सेसफुल ETL ऑपरेशन किया, बाहर से स्नोफ्लैक से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और इसको S3 में डंप करा दिया। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, जस्ट डेटा एक्सट्रैक्शन किया हमने, है ना। यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन हुआ हमारा। इफ एनीवन हैव एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो आप लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए, कंटिन्यू। हेलो। सर मैं ये बोल रही थी, वो जो मल्टीपल फाइल्स बन रही थी ना S3 बकेट में, तो उसको उसको एक फोल्डर में हमने कन्वर्ट किया था सारी फाइल्स को। तो वो डायरेक्ट भी तो ऑप्शन आ रहा था क्रिएट फोल्डर करके, तो वो क्यों नहीं किया हमने हमने इतनी कोडिंग क्यों करी? चैट जीपीटी से यहाँ से डेटा लिखकर और फिर उसको हमने मैन्युअली उसको ठीक किया, देखो लाइक। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब ग्लू काम करता है ना, ग्लू में जो जॉब्स होती है, हम लोग देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल वर्कर होते हैं, है ना। ये देखो नंबर ऑफ वर्कर 5 है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में काम को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कुछ डेटा को एक वर्कर प्रोसेस करेगी, कुछ को दूसरी, कुछ को तीसरी, है ना। और क्या होता है, ये फास्ट ऑपरेशन के लिए कभी भी जो ग्लू होता है ना, वो इकट्ठी फाइल, एक ही फाइल राइट नहीं कराता है, जब अब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि एक ही फाइल राइट कराना। ये पार्टीशन का यूज करता है। रिपार्टीशन सुने होंगे, रिपार्टीशन और कोलेस में डिफरेंस आपने सुने होंगे, है ना। तो रिपार्टीशन का यूज होता है। तो क्या करता है ये, जब डेटा राइट कराता है तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसको हमें मल्टीपल फाइल में दे देता है। देखो मल्टीपल फाइल में डेटा दे देता है। यहाँ पे देखो कई सारी फाइलें बनी हुई है, अब काउंट करूंगा मैं और फर्स्ट वाले को हटा दूं। ये देखो 20 फाइलें बनी है यहाँ पे, देखोगे फर्स्ट वाले को हटा दे 20। तो मेरे पास आप देख सकते हो कितनी नोट थी, यदि वर्कर नोट करूँ 5, तो आपस 5 में, थी। हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने आपस में क्या क्या होगा, चार चार पार्ट इन्होंने आपस में, एक फाइल ने 4 पार्ट बना दिए होंगे, टोटल 20 पार्ट हो गए, है ना। क्योंकि हमने कोई नंबर ऑफ पार्टीशन इसको बताया नहीं कि भाई इतने करने, रिपार्टीशन 10 करने हैं तो ये 10 करता है ना। यदि हमें 5 करवाने तो 5 भी करवा सकते हैं, जैसे हमने कोलेस किए। देखो कोलेस किधर है, हम्म, हमने स्क्रिप्ट किधर है, हाँ स्क्रिप्ट में। तो ये हमने, और देखो रियल टाइम में काम करते हैं ना, तो डायरेक्ट विजुअल कुछ भी यूज़ नहीं करते हम लोग, हमें कोडिंग ही करनी पड़ेगी, बिना कोडिंग के नहीं चलेगा। और ये देखो मैंने आपको बताया था, चैट जीपीटी करने से पहले भी बताया था कि हमें कोलेज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा ना। यदि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, ये नंबर ऑफ पार्टीशन को घटा देता है, यहाँ पे 5 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, 2 सेलेक्ट करना, 2 सेलेक्ट करना, मुझे जितने पार्टीशन चाहिए वो कोलेज फंक्शन से मैं बना सकता हूँ ना।
तो बेसिकली क्या होता है, अब ये तो ठीक है, सिंपल है ना, कोलेस 1 कर ली। अब सपोज करो मेरे पास फॉर एग्जांपल यदि 1 TB की फाइल है, यदि सोर्स में बहुत डेटा, ह्यूज अमाउंट में डेटा है, सपोज करो 1 TB डेटा है, या आसान भाषा में बात करूँ तो 1000 GB डेटा है, ठीक है। तब क्या एक फाइल मेरे लिए वहाँ पे डम कराना सही रहेगा, उसको प्रोसेस करना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं क्या करूँगा, रीपार्टीशन का यूज़ करूँगा, है ना। और इसके जो मैं कोशिश करूँगा कोई भी फाइल S3 में स्टोर कराऊँ तो 5 GB से कम ही होनी चाहिए। तो मैं उस हिसाब से इसको रिपार्टीशन कर दूंगा, और जितनी भी फाइलें बनेगी उनका साइज मैं मेक श्योर करूँगा 5 GB से लेस हो। उसका कारण क्या है, देखो ह्यूज बड़ी फाइल के साथ डील करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। स्मॉल अमाउंट की फाइल होती है, उनके साथ डील करने में, उनको प्रोसेस करने में हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिपार्टीशन का यूज़ करते हैं ना। और ग्लू क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये रिपार्टीशन जो है, हमने इसको नहीं बताया था, इन्होंने खुद से ऑटोमेटिकली किया था। जब स्क्रिप्ट देखोगे आप, देखोगे यहाँ पे इन किधर गया, पार्टीशन की है ना, ये देखोगे यहाँ पे, और ये अपने इसने खुद से सेल्फ से अपना रिपार्टीशन कर लिया, है ना। हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया पार्टीशन की, खाली है देखो, ठीक है। तो ग्लू जॉब जब भी काम करती वो पैरेलली काम करती है ना। ओके, कभी भी मीटिंग खत्म हो जाती थी सेम ग्रुप पे ही पिंग कर दिया करो, है ना, मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है फाइन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक, ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्क्रीन इज विजिबल और मेरी नो वॉइस सर, आ अभी रही विजिबल Not नहीं visible. अच्छा। है? Let me share my screen. I think now it is visible. Okay, fine. Visible? यस सर। है सर। हाँ, ठीक है। अब एनी डाउट और कोई डाउट? बस वो इंपोर्ट क्या कर रहा था, वो डायनेमिक फ्रेम, एक मिनट, हाँ, AWS ये Glue जो डायनेमिक फ्रेम इंपोर्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि डायनेमिक डेटा फ्रेम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका देखो ये यहाँ पे यूज़ भी है कोड में, देखो डायनेमिक डेटा फ्रेम का, ठीक सर है। वर्कर कितने भी रख सकते हैं, डिपेंड नहीं करता है ना, वर्कर अगर कितने भी हो तो। नहीं, क्या होता है, जैसे ये तो छोटा सा डेटा था, तो आप एक दो भी रख लेते तो काम चल जाता हमारा, देखो यहाँ पे दो भी रख लेते तो काम चल जाता। लेकिन जब बड़े बड़े डेटा सेट के साथ काम करेंगे ना, तो उसके लिए क्या होगा, वर्कर का मतलब क्या होता है, देखो वर्कर का मतलब होता है, देखो ये ऐसा समझो, ऐसा ये 4 CPU और 16 GB रैम वाली, मैंने यदि एक वर्कर सेलेक्ट किया, मतलब ये वाली एक मशीन सेलेक्ट करी मैंने, दो वर्कर मतलब ऐसी मैंने इस कैपेसिटी की दो मशीनें सेलेक्ट करी। तो आप समझो यदि स्मॉल डेटा होगा, है ना, तो दो लोग काम करेंगे, काम चल जाएगा, है ना। जैसे फर्नीचर शिफ्ट करना है मुझे, सपोज करो, तो छोटे छोटे फर्नीचर शिफ्ट करने हैं तो दो लोग कर लेंगे, लेकिन बड़ा फर्नीचर होगा तो ज़्यादा लोग लगेंगे ना। तो वैसे ही ज़्यादा डेटा होगा तो मुझे यहाँ पे वर्कर नोट भी ज़्यादा लगेगी, है ना। और वर्कर नोट के साथ हो सकता है, अब कैपेसिटी होती है हर चीज़ की, है ना। अब एक दुबला पतला इंसान है, सपोज करो वो 30-40 किलो, बट 20-25 किलो वजन उठा सकता है। जो हेल्दी होगा, हट्टा कट्टा होगा, वो ज़्यादा उठा सकता है वजन। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग सीपीयू होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 8 CPU वाला है, 16 GB वाला, तो इनकी पावरफुल है ये, और जल्दी से डेटा को प्रोसेस करेंगे। इनकी कैपेसिटी, ताकत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 8 CPU लगे, यहाँ 16 CPU लगे। इसकी स्टोरेज भी जो है, ये 16 GB रैम है इसकी खुद की, है ना। तो रैम क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं ना। तो आसान भाषा में समझो, हमारा जितना जीबी रैम का मोबाइल होगा उतना अच्छा काम करता है ना, हम लोग भी तो यही देखते हैं, कहीं 16 GB रैम है, 32 GB रैम है कि 16 GB, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, प्रोसेसर है बेसिकली है। तो हम ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं बेस्ड अपॉन डेटा, है ना। ज़्यादा डेटा आ रहा है तो हमें वर्कर नोट बढ़ाने पड़ेंगे, 10 करने पड़ेंगे, है ना। हो सकता है वर्कर टाइप जनरली G1X नहीं यूज़ करते, फिर हम लोग G4X यूज़ करेंगे, है ना, या G2X यूज़ करेंगे, या G8X यूज़ करेंगे, तो वो हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे G1X का यूज़ किया क्योंकि छोटी सी फाइल है। वर्कर का 2 का भी यूज़ करेंगे तो कोई
मतलब हमारा काम हो जाएगा यहाँ छोटी फाइल के लिए। और मैं यहाँ पे देखो 2 वर्कर देके यहाँ पे सेव करता हूँ। स्क्रिप्ट में भी थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ, एक और बार रन करके दिखाता हूँ आपको। इस बार मैं क्या करता हूँ, एक नाम यहाँ पे पाथ में चेंज कर देता हूँ। ये एक और फोल्डर बना देता हूँ, रॉ डेटा, और स्नो फ्लैग बना देता हूँ इसके अंदर फोल्डर, स्नो फ्लैग फोल्डर बना दिया। ठीक है, डॉट CSV हटा देता हूँ, है ना। ये फोल्डर बना दिया और एक स्लैश दे दिया कि भाई स्नो फ्लैग के अंदर ये इसके अंदर चली जाए फाइल, और सेव करके अब ये खुद से फोल्डर बना देगा, है ना। ठीक है, ग्लू जॉब क्या होती है, बकेट, हाँ, मतलब जो है फोल्डर खुद से बना लेती है ना। तो ये स्नो फ्लैग हो गया, और इसको रन करते हैं हम लोग और इसका वेट करते हैं। इस बार मैंने वर्कर 2 सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वर्कर है। ठीक है, और मैं आपको बेसिकली बता भी दूंगा जो स्पार्क में, यदि आप स्पार्क में क्या होता है, कैसे हम लोग जो डेटा के साइज के हिसाब से कैसे वर्कर डिसाइड कर सकते हैं, वो मैं एक सेपरेट क्लास ले लूँगा उसकी, और उसमें मैं समझा दूंगा कि आपको थोड़ा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि कितना डेटा हो तो कितनी टाइप की वर्कर में किस कैपेसिटी में हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो मैं किसी दिन सेपरेट सेशन में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली। तो इसका कंप्लीट होने का वेट करते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि ये टाइम जो है, जैसे 4 वर्कर नोट लिए थे तो ये इतना टाइम ले रही, तो 2 सेलेक्ट किए तो डबल टाइम लगे। टाइम का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है ना। ठीक है, ध्यान रखना हम लोग। तो देखते हैं हम लोग कितना प्रोसेस, 2 वर्कर जो है कितना टाइम लेता है प्रोसेस करने में इस डेटा को, और कोई दिक्कत होगी तो जॉब फेल हो जाएगी। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, अदरवाइज ये हर 30 सेकंड में ऑटो रिफ्रेश भी होती है। जैसे मैं इस पे यहाँ से हटा लेता हूँ, देखो लास्ट टाइम 1 मिनट 6 सेकंड में हुई थी। तो वेट करते हैं ऑटोमेटिक रिफ्रेश का। देखो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ये देखो खुद से रिफ्रेश हो गई, है ना। अगेन वेट करते हैं हम लोग थोड़ी देर और। तो लेट्स सी, ठीक है, देखो 1 मिनट 41 सेकंड में जॉब मेरी सक्सीड हो गई। और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखूंगा मेरे पास फोल्डर आया कि नहीं। नीचे आते हैं, ये देखो स्नोफ्लैक नाम का फोल्डर आ गया, और ये मेरी यहाँ पे फाइल आ गई। ठीक है, अच्छा, ये फाइल का नाम कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान रखना ना, रन। ठीक है, ये कुछ नाम आ गया, और पार्ट R00 हो गया। फाइन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, अब यदि रेडशिफ्ट में लोड करना है हमें, तो रेडशिफ्ट के लिए हमें सर्वर चाहिए होगा, है। और हमें बेसिकली उसमें ट्राई करेंगे, तो मैं अगली कोई क्लास में, अगले लेक्चर्स में हम उसको डायरेक्ट स्नोफ्लैक से रेडशिफ्ट में लोड करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, यूजिंग ग्लू। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो कैन वी ड्रॉप अप? कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं स्टॉप करूँ।